प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रोम का राजनीतिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेक्चर नंबर 86। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, रोम का राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये स्टूडेंट्स, वास्तव में यदि देखा जाए तो जैसे ही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को यदि आपको गहराई में जाकर समझना हो, उसके अंतःस्तर में जाकर समझना हो, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आपको गोते लगाने हों, तैरना हो, डूबना हो, जिससे कि धरातल के स्तर पर पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को आप समझ सकें। इसके लिए एक बात ज़रूरी है, क्या? क्रमबद्ध रूप में इसको समझिएगा, व्यवस्थित रूप में समझिएगा। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की जितनी भी कड़ियाँ हैं उन सब कड़ियों को एक एक करके समझिएगा। आपको पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और हम इसी ही सूत्र को अपनाते हुए आपको क्रमबद्ध रूप में एक एक कड़ी की जानकारी दे रहे हैं। प्रथम कड़ी जो मैंने आपको समझाई थी वो समझाई थी जो है यूनान का राजनीतिक चिंतन, जिसके अंतर्गत मैंने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को बेहतर तरीके से समझा दिया है। उसके बाद में दूसरी कड़ी में हमने बात की थी अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन, अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन, और अरस्तु के बाद के यूनानी चिंतन को समझा दिया हमने व्यापक रूप में। और इसके बाद में अब हम चर्चा कर रहे हैं रोमन राजनीतिक चिंतन की। रोमन राजनीतिक विचारकों के विचारों को हम समझें, इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है, क्या ज़रूरी है कि रोमन राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि समझें, वो हमने पिछले लेक्चर में समझा दिए। और इसके बाद में ये समझना ज़रूरी है क्या कि रोम का जो राजनीतिक विकास है वह किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरा है। और इसके बाद में एक एक करके हम जितने भी रोमन राजनीतिक विचारक हैं इन रोमन राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझेंगे। और रोमन राजनीतिक चिंतक जो हैं उनके चिंतन को समझने के बाद में हमें जो है मध्ययुग के राजनीतिक चिंतक को समझना है, राजनीतिक चिंतन को समझना है। मध्ययुग के राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को समझने के बाद में आधुनिक राजनीतिक चिंतन को समझना है। तो इस तरीके से क्रमबद्ध रूप में हमें एक एक कड़ी को समझना निहायत जरूरी है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे रोम का राजनीतिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लेक्चर नंबर 86। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है क्या बेटा कि वास्तव में जब अरस्तु के बाद के यूनानी राजनीतिक चिंतन की बात होती है तो अरस्तु के बाद के यूनानी राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में दो राजनीतिक विचारधाराएं मौजूद थी, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद। यस बेटा, मैंने दोनों विचारधाराएं आपको समझा दी हैं। तो एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद की जब चर्चा की थी तो हमने आपको कहा था कि स्टोइकवाद एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि स्टोइकवाद की राजनीतिक विचारधारा ने ही यूनान और रोम के लोगों के जीवन और राजनीतिक जीवन को प्रेरणा दी थी। मतलब डेफिनेटली इन दोनों राजनीतिक विचारधाराओं में स्टोइकवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी कर दिया है, एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइकवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसमें? अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है वो यूनानी चिंतन जो है स्टोइकवाद की विचारधारा से प्रभावित रहा है। और इसी के साथ में जो रोमन राजनीतिक चिंतन है वह भी स्टोइकवाद की विचारधारा से पूर्ण रूप में प्रभावित रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये बात आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप रोमन राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को नहीं समझ पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें क्रमबद्धता जरूरी है। जैसा कि मैं नोट भी किया है, एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइकवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईसी पूर्व 300 से लेकर के और 200 ईस्वी तक यूनान और रोम के लोगों की प्रेरणा करती रही है। कौन? स्टोइकवाद की विचारधारा। इसका मतलब ये हो गया कि रोमन राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को स्टोइकवाद की विचारधारा ने प्रभावित किया है। यस, ये नोट करने का पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें तो हम 500 वर्षों तक जो है स्टोइकवाद ने रोमन राजनीतिक चिंतकों के चिंतन को प्रभावित किया है। नेक्स्ट बात आती है, एक विचारक है मैक्सी ने बड़ा अच्छा कहा है कि रोमन राजनीतिक विचारक
राजनीतिक विचारों के सृजनकर्ता नहीं थे। जरा ध्यान दें, रोमन राजनीतिक विचारक राजनीतिक विचारों के सृजनकर्ता नहीं थे। मतलब मैक्सी का कहना है कि जिस तरीके से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु राजनीतिक विचारों के सृजनकर्ता थे, उस तरह से रोमन राजनीतिक विचारक राजनीतिक विचारों के सृजनकर्ता नहीं थे, बल्कि उनके व्याख्याता एवं वाहक थे। मतलब जो रोमन राजनीतिक विचारक हैं, वास्तविक रूप में जो यूनानी राजनीतिक विचारक थे जैसे कि प्लेटो और अरस्तु, तो प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करने वाले थे ये, बस। ये राजनीतिक विचारों के सृजनकर्ता नहीं थे। कौन? रोमन राजनीतिक विचारक। यस, ये जो बात है ये आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, नोट कर लें। इसके बाद में हमने नोट किया है, रोम ने प्लेटो आदि, मतलब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि की तरह मौलिक विचारकों को जन्म नहीं दिया। मतलब जो रोमन राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की तरह मौलिक विचारों को या मौलिक विचारकों को जन्म नहीं दिया। मतलब जो रोम है, रोम के अंतर्गत सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की तरह कोई मौलिक विचारक जन्म नहीं लिया, कोई मौलिक विचारक पैदा नहीं हुआ। ये आपको ध्यान में, इन्होंने केवल राजनीतिक विचारों की व्याख्या की है, वो भी किसकी? यूनानी राजनीतिक विचारकों ने जो विचार दिए उन विचारों की उनके लिए व्याख्या की है। ये राजनीतिक विचारों के सृजनकर्ता नहीं थे। कौन? रोमन राजनीतिक विचारक, है ना। नेक्स्ट है, और न ही रोम के अंतर्गत कोई इस तरह के संस्थान थे जिस तरह के कि यूनान में थे, जैसे कि जो है प्लेटो की अकादमी है, अरस्तु की लीशियम, ये महत्वपूर्ण संस्थान थे। इस तरीके के कोई संस्थान रोम में नहीं थे। फिर भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इनका विशिष्ट महत्व रहा। मतलब इतना होने के बावजूद भी पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में रोमन राजनीतिक विचारकों के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए हमें रोमन राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझना भी है। ठीक है, आगे करके हम एक एक विचारक की चर्चा करेंगे। अब जो है नेक्स्ट बात आती है कि अतीत के स्वर्णिम चिंतन को वर्तमान के चिंतन से जोड़ने वाली कड़ी रोम है। जरा ध्यान दीजिएगा, अतीत के स्वर्णिम चिंतन को, अतीत के स्वर्णिम चिंतन का मतलब क्या है? यूनान के राजनीतिक चिंतन को, जैसे कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो अतीत के स्वर्णिम चिंतन को वर्तमान के चिंतन से जोड़ने वाली कड़ी रोम है। मतलब अतीत और वर्तमान के बीच की जो कड़ी वो कौन है? रोम है। इसलिए बेटा यदि आपको आधुनिक राजनीतिक चिंतन को समझना हो, आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझना हो, तो आपको जो है रोमन राजनीतिक चिंतन को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो है मूल टॉपिक पर आते हैं हम, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब रोम का जो राजनीतिक विकास है वह किन अवस्थाओं से होकर के गुजरा है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे जो है सभी रोमन राजनीतिक विचारकों के विचारों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ नोट किया है, जो रोमन राजनीतिक विकास हुआ है बेटा, उसकी जो जीवन यात्रा है वो राजतंत्र से प्रारंभ होती है। ज़रा नोट करेंगे, मतलब रोमन राजनीतिक विकास की जीवन यात्रा राजतंत्र से प्रारंभ होती है। जैसा हमने यहाँ नोट किया है, राजतंत्र से जीवन यात्रा प्रारंभ होती है और क्रमशः प्रजातंत्र या गणतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र आदि रूप धारण करते हुए अंत में विश्वव्यापी साम्राज्य में पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ है। मतलब रोम का जो राजनीतिक विकास है बेटा, वो राजतंत्र से तो प्रारंभ होता है। अब समझे जरा, किससे प्रारंभ होता है बेटा? राजतंत्र से। ठीक है, मतलब रोम का जो राजनीतिक यात्रा है वो राजतंत्र से प्रारंभ होता है, राजतंत्र से जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। मतलब रोम का जो पॉलिटिकल डेवलप होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट होता है, राजनीतिक विकास होता है, वो राजतंत्र से प्रारंभ होता है और राजतंत्र से क्रमशः ये प्रजातंत्र या गणतंत्र में परिवर्तित होता है और गणतंत्र से निरंकुश तंत्र में परिवर्तित होता है ना, ये रूप धारण करता है और अंत में विश्वव्यापी साम्राज्य में पूर्ण विकास को प्राप्त होता है। मतलब रोम का जो राजनीतिक विकास है वह विश्वव्यापी साम्राज्य में पूर्ण रूप में विकास को प्राप्त होता है, राजतंत्र से और ध्यान दें, राजतंत्र से विश्वव्यापी साम्राज्य में ये पूर्ण विकास को प्राप्त होता है। यही रोमन राजनीतिक विकास का सूत्र है। अब हम इसकी एक एक चर्चा करेंगे। नंबर 1 बेटा, रोमन राजनीतिक विकास की जो जीवन यात्रा है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? यस, राजतंत्र से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे राजतंत्रीय युग।
ठीक है बेटा। तो वास्तव में देखा जाए तो रोमन जो राजनीतिक विकास है, रोम का जो राजनीतिक विकास है वह 510 ईस्वी पूर्व तक, क्या बोला है मैंने, 510 ईस्वी पूर्व तक राजतंत्रीय युग वाला रहा है या राजतंत्रीय शासन प्रणाली रही है। कब? 510 ईस्वी पूर्व तक का जो युग है वो राजतंत्रीय युग कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है राजा विशेष का शासन होता था। क्या? राजा विशेष का शासन होता था और इस काल में कोमिटिया क्यूरियटा, जरा ध्यान दीजिएगा, इस काल में मतलब राजतंत्रीय युग में 510 ईस्वी पूर्व तक कोमिटिया क्यूरिटिया नामक महासभा का शासन में महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब इस राजतंत्रीय युग में शासन में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो महत्वपूर्ण रोल था, जो महत्वपूर्ण रोल या भूमिका अदा करता था, वो कौन करता था? कोमिटिया क्यूरियटा नामक महासभा शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। और इस राजतंत्रीय युग में मतलब इस काल में समुदाय के दो भाग थे। क्या? जो समुदाय होता था समुदाय के दो भाग थे। पहला जो भाग था वो पैट्रिशियन था, जो उच्च एवं कुलीन परिवार थे। क्या? जो उच्च एवं कुलीन परिवार थे, उच्च एवं कुलीन परिवार के लोग होते थे, इनको जो है पैट्रिशियन कहा जाता था। और जो है इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे या इनको राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। कौन थे ये? पैट्रिशियन। इनके पास पॉलिटिकल राइट्स थे, राजनीतिक अधिकार थे। और जो दूसरा भाग था वो था बेटा प्लाबियन, जिसको जनसाधारण भी कहा जाता था। इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। मतलब राजतंत्रीय युग के अंतर्गत जो है समुदाय दो भागों में बंटा हुआ था। एक भाग ऐसा था जिनके पास पूर्ण रूप में राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, राजनीतिक अधिकार थे, जिसको कि पैट्रिशियन कहा जाता था। और एक भाग ऐसा था जिसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते थे, जिसको कि प्लाबियन या जनसाधारण कहा जाता था। तो इस राजतंत्रीय युग के संदर्भ में इतना ही बताना पर्याप्त है। दूसरा है, अब राजतंत्र के बाद में गणतंत्र आता है। बेटा ये आपको लग नहीं रहा है ऐसा जैसा कि प्लेटो और अरस्तु की बात ही स्वीकार कर रहे हैं? जी हाँ। मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटो और अरस्तु का किसी न किसी में अनुकरण सभी ने किया है। इसलिए तो कहा जाता है इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद और अरस्तुवाद। राजतंत्र के बाद में गणतंत्र, गणतंत्र के बाद में साम्राज्यवादी। इस तरीके का क्रम तो यूनान के अंतर्गत भी यूनानी राजनीतिक विचारकों ने बता दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अरस्तु का किसी न किसी प्रभाव रहा है, ये बात सत्य है। हालांकि यहाँ हम देखेंगे तो स्टोइकवाद का प्रभाव ज़्यादा है। गणतंत्र युग आता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, गणतंत्र युग के अंतर्गत रोम में दो कौंसल नियुक्त किए जाते थे। और ये जो कौंसल होते थे ये एक वर्ष के लिए कॉमिटिया सेंचुरियटा, फिर से बोल रहा हूँ, कॉमिटिया सेंचुरियटा के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ, गणतंत्र युग में दो कौंसल नियुक्त किए जाते थे जो कि एक वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। और ये कॉमिटिया सेंचुरियटा के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। इस काल में मतलब 450 से 451 ईस्वी पूर्व में जो प्रमुख उपलब्धि प्राप्त की गई थी वो कानून का संग्रह है। मतलब इस काल में जो महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई थी रोम में वो कानून का संग्रह है। कानून को इकट्ठा करना है, जिसे कि 12 अभिलेख कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कि 12 अभिलेख की संज्ञा दी जाती थी। क्या? 12 अभिलेख की संज्ञा दी गई, 12 अभिलेख के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, मतलब गणतंत्र। अब आपसे पूछा जाए कि भाई रोमन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो रोमन राजनीतिक विकास है, उस रोमन राजनीतिक विकास में गणतंत्र युग की महत्वपूर्ण देन क्या रही है? तो आपका आंसर होगा कानून का संग्रह प्रमुख उपलब्धि रही है, प्रमुख देन रही है। जिसे क्या नाम दिया गया? आपका आंसर होगा जिसे कि 12 अभिलेख की संख्या दी गई। अभिलेख, 12 अभिलेख। ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरे स्तर पर आते हैं हम, साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग बेटा, जो ये साम्राज्यवादी युग है वास्तव में ये जो जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर के बाद में ये सैनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि सेनापति सम्राटों का रूप ग्रहण करने लगे। क्या? सेनापति सम्राटों का रूप ग्रहण करने लगे। एक प्रकार से ये जो है निरंकुश तंत्र के अंतर्गत परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि जो तीसरी अवस्था आती है वो साम्राज्यवादी युग आता है। इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये साम्राज्यवादी शासन है वो सैनिक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। सैनिक तंत्र में क्यों बदल जाता है? क्योंकि जो सेनापति हैं वो सम्राट का रूप ग्रहण करने लग गए। सेनापति सम्राटों का रूप ग्रहण करने लग गए। सेनापति ही जो है शासन का संचालन करने लग गए। सेनापति ही राजनीति का संचालन करने लग गए। सेनापति ही नेतृत्व करने लग गए। जब सेनापति नेतृत्व करने लगे, जब सेनापति लीडरशिप की भूमिका निभाने लगे, तो इसी ही कारण इसको सैनिक तंत्र की संज्ञा दे दी गई। अब क्या परिवर्तन होता है ये साम्राज्यवादी युग में कि अब जो लोकतंत्र, स्वायत्तता और स्थानीय स्वायत्तता के आदर्श थे वो समाप्त हो गए। किसमें? साम्राज्यवादी युग में। और इसमें गणतंत्र युग के अंतर्गत जो है लोकतंत्र, स्वायत्तता और स्थानीय स्वायत्तता के आदर्श स्थापित होते हैं। लेकिन साम्राज्यवादी युग में ये आदर्श समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप नोट करेंगे अब लोकतंत्र, स्वायत्तता और स्थानीय स्वायत्तता के आदर्शों के स्थान पर वहाँ मतलब रोम में, ये जो साम्राज्यवादी युग इसमें वहाँ एकता, व्यवस्था, सर्वव्यापी कानून और विश्व बंधुत्व के रोमन आदर्श प्रतिष्ठित हो गए। जरा समझें बेटा, जो ये गणतंत्री युग था, इस युग में लोकतंत्र मतलब गणतंत्र, लोकतंत्र, स्वायत्तता और स्थानीय स्वायत्तता के आदर्श स्थापित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही साम्राज्यवादी युग आता है, सैनिक तंत्र की स्थापना होती है। जो सेनापति हैं वो जो है सम्राटों का रूप ग्रहण करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि रोम के अंतर्गत जो है लोकतंत्र, स्वायत्तता और स्थानीय स्वायत्तता के आदर्श समाप्त हो जाते हैं और लोकतंत्र, स्वायत्तता और स्थानीय स्वायत्तता के आदर्शों के स्थान पर रोम में, इस साम्राज्यवादी युग में एकता, व्यवस्था, सर्वव्यापी कानून और विश्व बंधुत्व के रोमन आदर्श प्रतिष्ठित हो गए। इस सर्वव्यापी कानून और विश्व बंधुत्व की बात स्टोइकवाद ने भी की थी। इसका मतलब स्टोइकवाद का प्रभाव रोमन राजनीतिक विकास पर पड़ता है, रोमन राजनीतिक चिंतकों के चिंतन पर पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो साम्राज्यवादी युग में रोम के जो आदर्श हैं वो कौन कौन से स्थापित हो जाते हैं? एकता, व्यवस्था, सर्वव्यापी कानून और विश्व बंधुत्व। ये रोमन आदर्श प्रतिष्ठित हो गए, स्थापित हो गए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया रोम का राजनीतिक विकास। रोम के राजनीतिक विकास को आप इन 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 राजतंत्र युग, दूसरा गणतंत्र युग, तीसरा साम्राज्यवादी युग। पुनः दोहरा रहा हूँ, प्रथम है राजतंत्र युग, दूसरा है गणतंत्र युग, तीसरा है साम्राज्यवादी युग। हमने प्रारंभ में ये बात नोट भी कर दी है कि रोम का जो राजनीतिक विकास है, रोम के राजनीतिक विकास की जो जीवन यात्रा है राजतंत्र से प्रारंभ होती है। राजतंत्र से लोकतंत्र या गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र से ये जो है निरंकुश सैनिक तंत्र में या साम्राज्यवादी युग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और रोमन राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर ये इसकी व्याख्या हम व्यापक रूप में करेंगे। यहाँ तो हमने केवल संकेत दिया है कि वही रोम का जो राजनीतिक विकास है वह किन चरणों से गुजरा है। ठीक है बेटा, मुझे विश्वास है आप रोम का जो राजनीतिक विकास है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।